Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the first empire, that is the Mauryas. What we are going to read in this chapter? About the invasion of Alexander the Great, Chandragupta Maurya, Bindusara and Ashoka, Mauryan administration and society, and about the decline of the Mauryas. Now in the earlier chapter we read about the emergence of Magda as the most powerful of all the Mahajanpads, and between the 6th and 4th century BC, from the 4th century BC, Magda under the inspiring leadership of the Mauryas grew into a kingdom and एन एम्पायर, द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जैसे कि अभी हमने पढ़ा, मगधा जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था. ठीक है, 16 महाजनपद थे जिनमें से मगधा जो था वो मोस्ट पावरफुल महाजनपद था. अब जब मौर्याज की लीडरशिप आती है, मौर्याज किंग जब आते हैं इस टाइम पर, तो उन्होंने मगधा को एक पूरे एम्पायर में चेंज कर दिया. ठीक है, एंड इस तरीके से मगधा जो था वो फर्स्ट एम्पायर, फर्स्ट किंगडम बनता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का. नाउ व्हाट इज एन एम्पायर? एम्पायर क्या होता है? एक एम्पायर होता है जिसमें बहुत सारे किंगडम्स, बहुत सारी सिटीज जिसमें इंक्लूड हो, यानी जिसकी बहुत बड़ी बाउंड्रीज हों और वो एक ही सिंगल रूल के अंडर हों. The rule of Mauryas led to the unification of whole India. The empire was founded by Chandragupta Maurya under the able guidance of his teacher Chanakya. Later his empire grew steadily. It had one of the most efficient administration and produced one of the greatest rulers, Ashoka, who spread Buddhism all over the world through the messengers, edicts, पिलर्स एंड इंस्क्रिप्शंस. मौर्याज की लीडरशिप में जो एम्पायर था, ठीक है, यानी मगधा एम्पायर, वो काफ़ी अमर्ज होता है, काफ़ी लोगों के सामने आता है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट किंग उस टाइम पर आए, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अशोका, जिन्होंने जो बुद्धिज़्म था उसको काफ़ी स्प्रेड किया. नाउ द इन्वेशन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट. द मैकडोनिया किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका कहना था कि मैं पूरे वर्ल्ड को राज करूंगा, पूरे वर्ल्ड को रूल करूंगा. ठीक है, अब कैसे इन्वेशन हुई अलेक्जेंडर द ग्रेट की? Now the Macedonian king Alexander the Great was one of the world's largest, greatest conquerors. Alexander wanted to conquer India, tempered by the stories he had heard of India's wealth. उसने काफ़ी सुना था इंडियाज़ की वेल्थ के बारे में, तो अब क्या करना चाहता था? अलेक्जेंडर जो था वो इंडिया का कॉन्क्यूर करना चाहता था. His attempt at crossing the river Beas in 326 BC failed with his battle weary Greek soldiers refusing to move further. Alexander's invasion had an important impact on India. It helped the formation of empires in India. Alexander's invasion weakened all the smaller kingdoms in the north of the Indian subcontinent, making it easier for Chandragupta Maurya to conquer them. अब क्या हुआ? अलेक्जेंडर जो था वो इंडिया पर कॉन्क्यूर करना चाहता था, लेकिन उनकी जो आर्मी थी वो ब्यास रिवर को क्रॉस नहीं कर पाई. ठीक है, तो इस तरीके से वो मगधा को कॉन्क्यूर नहीं कर पाए. और उस टाइम पर क्या हुआ? बाकी के जो किंगडम थे वो काफ़ी वीक हो गए थे, क्योंकि वो बैटल्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे. मगधा तक जो अलेक्जेंडर था उसकी आर्मी नहीं पहुंच पाई थी, तो बाकी किंगडम जो थे, स्मॉलर किंगडम जो थे, वो वीक हो गए थे. और इस टाइम पर इसका फ़ायदा उठाया मौर्यन किंग ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ईजिली बाकी किंगडम को कॉन्क्यूर कर लिया और अपने एम्पायर को और भी बड़ा बना लिया. नाउ चंद्रगुप्त मौर्य द ग्रेट. Around 325 BCE, an ambitious young man by the name of Chandragupta overthrew the Nandas and established the Mauryan Empire. He did this with the help of his mentor Kautilya और चाणक्य. चंद्रगुप्त का गुरु कौन था? कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहा जाता था. चाणक्य नीति आपने सुना होगा. ठीक है, वो सारी जो भी क्या चाल चलनी है, कैसे गवर्न करना है, अब क्या करना है, तो सारी सजेशन कौन देता था? एडवाइजर था ये चंद्रगुप्त मौर्य का. ठीक है, he did this with the help of his mentor. Now Kautilya was a minister in the court of Dandananda, the last ruler of the Nanda dynasty. कौटिल्य कौन था? कौटिल्य नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था. अब नंदा डायनेस्टी को मौर्यन डायनेस्टी यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था. अब कौटिल्य किसके अंडर, किसके साथ काम करने लगा था, किसका एडवाइजर बन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य का. Chandragupta and Kautilya first attacked and conquered the outer parts of the Nanda kingdom, areas which had been weakened
weakened by Alexander invasion. अलेक्जेंडर के इन्वेशन से जो आसपास का एरिया था आउटर पार्ट ऑफ नंदा किंगडम वो काफ़ी वीक हो गए थे. अब कौटिल्य की एडवाइस से चंद्रगुप्त ने सबसे पहले उनको कॉन्क्यूर किया. They thus conquered Punjab, Malwa and Surashtra. They finally captured Patliputra, the capital of Magda, in 321 BCE. Chandragupta then extended his empire up to the river Indus, taking back part of the Alexander Empire and laying the basis for the Mauryan Empire. और इस तरीके से हर जगह पूरी जगह मौर्यन एम्पायर जो था वो इस्टेब्लिश हो गया था. अलेक्जेंडर हैड लेफ्ट हिज ग्रीक जनरल सेल्यूकस निकेटर. अब अलेक्जेंडर ने कुछ किंगडम जीते थे, ठीक है, कुछ किंगडम को कॉन्क्यूर किया था, तो उसने अपने गवर्नर जनरल को वहां पर छोड़ दिया था, गवर्न करने के लिए इंचार्ज बना दिया था. And in charge of the eastern part of his empire, Seleucus was defeated by Chandragupta. अब दोनों के बीच में बैटल होती है, ठीक है. चंद्रगुप्त जो था वो Seleucus को डिफीट कर देता है and was made to surrender extensive territories, the areas of काबुल, हिरात, कंधार और जितना भी एरिया उसके अंडर था, बलूचिस्तान, वो सारा सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जाता है. Seleucus also gave his daughter in marriage to Chandragupta, thus establishing peace between the two states. और उसके साथ साथ सिल्यूकस अपनी बेटी की मैरिज भी चंद्रगुप्त से करा देता है ताकि दोनों के बीच में शांति बनी रहे. बाय द एंड ऑफ Chandragupta's rule, the kingdom of Magda had become an empire, and the Mauryan Empire now stretched from the Hindu Kush in the west to Bengal in the east, and from the Himalayas in the north to the Narmada in central India. अब चंद्रगुप्त की डेथ से पहले मौर्यन एम्पायर जो था वो काफ़ी बड़ा, काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका था, ठीक है. नाउ सोर्स मटेरियल, कैसे हमें पता लगता है इनके बारे में? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त, हिज एम्पायर और बाकी जो भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस हैं वो एक बुक है इंडिका, उसमें लिखी हुई है. दैट वाज रिटन बाय मेगास्थीन्स, द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस. सेकंड इज अनदर सोर्स इज अर्थशास्त्र, जो चाणक्य ने लिखी है, जिसमें सारी पॉलिटिकल, इकोनॉमी और मिलिट्री गवर्नेंस जो थी मौर्य एम्पायर की वो सारी कंपाइल की गई हैं. थर्ड, Buddhist edicts written on pillars and rocks by Ashoka and Jain literary sources written by different scholars provide the information of the kingdoms and their life in that period. Several coins and objects retrieved from sites also revealed about this period. Now, do you know? Megasthenes, a Greek ambassador, stayed at Chandragupta court at Patliputra for several years. His book Indica that gives us the source of information about his life in India during Mauryan time, that is India as it was more than 2000 years ago. Next is Bindusara. Chandragupta Maurya had embraced the Jain religion. He gave his throne to his son Bindusara. He himself settled at Swarnabalunga, a place in Karnataka, like a Jain mini. He tasted into death, and the hills where he lived and died is still known as Chandragiri. ठीक है. अपना जो थ्रोन था, यानी अपने बाद किसको, अपना थ्रोन किसको दे दिया, किसको रूलर बना दिया? बिंदुसारा को. और खुद कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटका में एक हिल्स की तरफ, ठीक है, जहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है. अभी भी उन हिल का जो नाम है जहाँ पर वो लास्ट में रुके थे, जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, उसको चंद्रागिरी के नाम से जाना जाता है. किंग बिंदुसारा ऑल्सो रूल्ड फॉर अबाउट 25 years. वेरी लिटिल इज नोन अबाउट हिज रीजन, बट ही मेंटेन्ड हिज वास्ट एम्पायर इन ऑर्डर. उनके बारे में बहुत कम जानकारी है. 25 सालों तक बिंदुसारा ने रूल किया, ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भी काफी अच्छे से अपने एम्पायर को मेंटेन किया था. नाउ डू यू नो, जब एक ही फैमिली के जो मेंबर है एक के बाद एक रूल करते चले जाते हैं काफी लंबे पीरियड तक, तो उसको क्या कहते हैं? डायनेस्टी. और मौर्यन डायनेस्टी जो थी वो इंडिया की फर्स्ट डायनेस्टी थी, ठीक है. नेक्स्ट है अशोका. अशोका आपने नाम सुना भी होगा. बिंदुसारा के बाद बिंदुसारा वो सक्सीड बाय अशोका एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ ऑल द टाइम. बिंदुसारा के बाद अशोका नेक्स्ट रूलर बनते हैं और उनको हमेशा की तरह ग्रेट रूलर में से एक माना जाता है. हिस्टोरियंस लर्नड अबाउट अशोका फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस ऑन पिलर्स एंड रॉक्स फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. फॉर अ लॉन्ग टाइम मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस कुड नॉट बी रीड as they were in a script that had gone out of use. A scholar named James Prince
deciphered the script and identified it Brahmi. The inscriptions provided invaluable information about the region of a kind ruler named Ashoka and the extent of his empire. अशोका द ग्रेट किंग, उसके बारे में कैसे पता लगता है? जब अशोका ने रूल किया था वो उस टाइम बुद्धिज्म रिलीजन के फॉलोअर बन गए थे, तो उन्होंने बुद्धिज्म को प्रीच करने के लिए जगह जगह पर इंस्क्रिप्शंस बनवाए हुए थे, पिलर्स बनवाए हुए थे, उन पे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी। ठीक है, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पढ़ने में नहीं आई हैं क्योंकि वो स्क्रिप्ट अब यूज़ में नहीं है। कुछ ने कहा है कि शायद वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। Now, अशोका इज नोन एज अशोका द ग्रेट फॉर हिज नोबल डीड्स। जो उन्होंने सारी सोसाइटी के लिए अच्छे काम किए, इसीलिए अशोका द ग्रेट उनको बुलाया जाता है। द बैटल ऑफ कलिंगा, नाउ नोन एज ओडिशा, वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। उनकी लाइफ में द बैटल ऑफ कलिंगा, यानी अब जिसका नाम ओडिशा है, उस जो बैटल हुई थी, वो युद्ध हुआ था कलिंगा का, उनसे उनकी लाइफ जो थी वो काफ़ी चेंज हो गई थी। द हॉरर्स एंड किलिंग्स इन द वॉर ऑफ कलिंगा changed his heart. After his victory at Kalinga, Ashoka gave up fighting forever. He became a Buddhist and devoted the rest of his life in the service of his people. कलिंगा की वॉर हालांकि अशोका जीत गया था, वो भी अपने फादर की तरह काफ़ी एम्बिशियस था, ठीक है, तो जीतने के बाद भी वो उसका दिल काफ़ी टूट गया था जब उसने लोगों को देखा कि कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग जख्मी हो रहे हैं। ये देख के उसका दिल जो था वो काफ़ी भर आया। और कलिंगा की वॉर के बाद, कलिंगा की जीत के बाद अशोका ने डिसाइड किया कि वो अब कभी भी कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा और वो बुद्धिस्ट का फॉलोअर बन जाता है और अपनी बाकी की पूरी लाइफ लोगों की सेवा में निकाल देते हैं। नेक्स्ट इज अशोका धमा। धमा क्या होता है? धमा इज द प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड धर्मा विच मीन्स रिलीजियस ड्यूटी। Ashoka gave up the policy of conquest through war and replaced it with the policy of conquest through dharma, that is Dhamma Vijay. This became Ashoka's goal for the rest of his life. अब क्या चाहता था वो? किसी भी चीज़ को कॉन्क्यूर करने के लिए, किसी भी टेरिटरी को कॉन्क्यूर करने के लिए कोई वॉर नहीं होगी, प्यार से, शांति से वो कॉन्क्यूस्ट की जा सकती है, जिसको नाम दिया उसने धमा विजय। Okay, Ashoka's goal for the rest of his life, the moral principles included non-violence, charity, mercy, truth, tolerance and purity. Now do you know Kautilya's Arthashastra and Megasthenes Indica? These are the important sources जहाँ से हमें अशोका के बारे में, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ धमा। अब धमा कैसे जीता जा सकता है? क्या प्रिंसिपल थे उसके, क्या सिद्धांत थे? फर्स्ट इज अहिंसा और नॉन वायलेंस। अशोका फॉरबेड द किलिंग ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, किसी को भी नहीं मारा जाएगा। सेकंड इज जीनियोरिटी टुवर्ड्स ऑल, सबके लिए जनरस होना चाहिए। ऑनेस्टी एंड काइंडनेस जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो सर्वेंट हो, उनके लिए भी ऑनेस्टी एंड काइंडनेस होनी चाहिए। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इन अ ह्यूमन मैनर। पीपल शुड बी इन्वॉल्व्ड इन चैरिटी इन वट एवर फॉर्म पॉसिबल, गिविंग मनी टू द पुअर, इम्पार्टिंग एडुकेशन और स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑफ द धमा। नेक्स्ट इज टॉलरेंस ऑफ ऑल सेक्ट, किसी भी धर्म के प्रति हमें टॉलरेंट होना चाहिए। पीपल शुड लव वन अनदर एंड एक्सेप्ट एंड टॉलरेट ऑल रिलीजन्स वाइल ऑनरिंग देयर ओन रिलीजन। पीपल शुड नॉट कंडेमन दैट ऑफ अदर, अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करते हुए दूसरे रिलीजन की बुराई नहीं करनी है, उनकी आलोचना नहीं करनी है। सारे रिलीजन का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट इज ओबीडियंस टू पेरेंट्स एंड एल्डर्स, अपने पेरेंट्स की और अपने एल्डर्स की बच्चों को बात समझनी चाहिए, माननी चाहिए। ऑन द होल, वाइल प्रीचिंग हिज धमा, अशोका विश दैट हिज सब्जेक्ट्स एस्पायर्ड टू लीड अ प्योर एंड सिंपल लाइफ, कीपिंग अवे फ्रॉम द साइंस लाइक ग्रीड, प्राइड, हेट्रेड एंड जेलसी। मेनली अशोका का कहना था कि अपनी लाइफ जो है वो बहुत सिंपली जीनी चाहिए और लालच, प्राइड, हेटेड, जेलस, इनसे दूर रहना चाहिए। Now, do you know Emperor Ashoka was known as Devanam Playadasi, meaning beloved of God and one who is blessed. यानी सबको क्या कहते थे वो? That addressed all the people, that all are the children of the God. Okay. Next is spread of Dhamma.
दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर अंडर अशोका। अशोका के अंडर में पूरे मौर्यन एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था, आप देख सकते हो, थोड़ा सा साउथ छोड़ के बाकी पूरा इंडिया जो है दैट इज द मौर्यन एम्पायर। सो हाउ वास्ट इट इज, फाइन। नाउ स्प्रेड ऑफ धमा, कैसे धमा को स्प्रेड किया। अशोका इश्यूड एडिक्ट्स दैट इज रॉयल ऑर्डर। एडिक्ट क्या होता है, रॉयल ऑर्डर, ठीक है, जो यानी किसी राजा ने कोई ऑर्डर किया है, किसी कोई उपदेश दिया है, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धमा। ही हैड हिज एडिक्ट्स एनग्रेव्ड ऑन pillars and rocks and set up in public places all over the empire. The edicts were written in local script. अब edict यानी जो भी royal order थे related to धमा, वो उसने हर जगह जैसे पिलर पर या फिर rocks पर एनग्रेव किए हुए थे, ताकि जो पब्लिक है, कॉमन पीपल हैं, वो इजीली उनको समझ सकें, और वो इजी लैंग्वेज में होते थे। एंड सम आर द लैंग्वेजेस आर ब्रह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत और ब्रह्मी स्क्रिप्ट, इनमें दो में एडिक्ट्स जो थे वो लिखे गए थे। नाउ दूसरा, अशोका जो था उसने कुछ धर्मा महात्रास को अपॉइंट कर रखा था, जो उनके स्पेशल ऑफिसर थे, जो पूरे धमा को, पूरे लोगों में रॉयल ऑर्डर को प्रीच करेंगे। ओके, नाउ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। मौर्यन एम्पायर जो था वो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उस टाइम पर। इट फंक्शनड एट 4 लेवल। फर्स्ट इज सेंट्रल, सेकंड प्रोविंशियल, थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट, फोर्थ इज विलेज। 4 तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। फर्स्ट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल अथॉरिटी कौन था, किंग। किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी। ही टुक ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ही वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको मंत्री परिषद कहते थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, पुरोहित, सेनापति जो थे वो इंपॉर्टेंट सेंट्रल मिनिस्टर थे, जो राजा को, किंग को एडवाइस करते थे। द वेरियस ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स सच एज रेवेन्यू, मिलिट्री एटसेट्रा वर अंडर ऑफिसर्स कॉल्ड अमात्यास। नेक्स्ट इज प्रोविंशियल। एम्पायर को प्रोविंस में बांटा गया था। इतना वास्ट एम्पायर था तो अकेला जो किंग था वो रूल नहीं कर पा रहा था, तो क्या किया, पूरे एम्पायर को अलग अलग प्रोविंसेस में बांटा गया था। ईच प्रोविंस वाज प्लेस्ड अंडर अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली एंड वाज रूल्ड फ्रॉम इट्स ओन कैपिटल। तक्षशिला, उज्जैन for instance were provincial capital, although the center had some control over the provinces. Local rulers and customs were also probably followed. The provinces were further divided into district and villages. उसके बाद province को आगे फिर से किसमें, district और villages में बांटा गया था। अब next level था district administration, पूरे district को govern करने के लिए। province को district में बांटा गया था। एक प्रदेष्टा होता था, that was the head of each district, जो क्या करता था, junior official जो थे वो उसको असिस्ट करते थे, जैसे कि युक्ताज या फिर राजकुताज। देयर फंक्शंस इंक्लूड द सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ लैंड, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। अब डिस्ट्रिक्ट को आगे छोटे छोटे विलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। विलेजर्स असिस्टेड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन मेकिंग द बाउंड्रीज ऑफ द विलेज, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र, द कैपिटल सिटी। पाटलिपुत्र एक वॉल्ड सिटी थी, पूरा वॉल बाउंड्री की गई थी हाई वॉल के साथ, एंड अ मोट एंड वॉच टावर्स। द किंग लिव्ड इन द पैलेस, और पाटलिपुत्र में पैलेस था जिसमें किंग रहता था। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी देयर वर कमिटीज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, सैनिटेशन, पब्लिक यूटिलिटी एंड केयर ऑफ फॉरनर। ये अलग अलग कम्युनिटी कमेटीज बनाई गई थी जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती थी। देयर वाज अ सोफिस्टिकेटेड सिविल सर्विस विच सुपरवाइजर मैटर्स रेंजिंग फ्रॉम पब्लिक वेलफेयर टू फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट इज सोसाइटी। Both Megasthenes and Kautilya tell us about the Mauryan society. According to Megasthenes, the upper classes, that is the Brahmans, the Kshatriya and the Vaishya, continued to enjoy their privileged position. Majority of the people were farmers, and there were also soldiers, herdmen, artisans and magistrates. People of all castes lived together peacefully. Economy. Mauryan times, the administration helped economic development. The Greek author Megasthenes had praised the system. Administration helped villages by clearing forest area and starting new settlement. Dam and water resources were built to regulate irrigation in the field. Industries were developed and promoted through guilds. The guilds guided craftsmen and helped them in the production and protected in case of any risk. The chief of guild was called Jyeshtaka, and these guilds had their
ट्रेजरी फुल इन द टाइम्स ऑफ अशोका। अशोका के टाइम पर इकॉनमी जो थी वो बहुत अच्छी थी, जो किंगडम था वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस था। क्यों प्रोस्पेरस था? क्योंकि फार्मर को उस टाइम पर पूरी फैसिलिटीज़ दी जाती थी, किंग की तरफ से पूरी फैसिलिटी मिलती थी, इरिगेशन के लिए हेल्प मिलती थी, उनको फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, न्यू सेटलमेंट बनाने के लिए हेल्प मिलती थी, और जो गिल्ड थे वो भी काफ़ी हेल्प करते थे प्रोडक्शन में, ठीक है। और इस तरीके से सब मिलजुल कर पीसफुली रहते थे और रेवेन्यू टैक्सेस भी देते थे। तो इसीलिए उस टाइम पर, अशोका के टाइम पर, जो शाही खजाना था यानी ट्रेजरी थी वो पूरी फुल रहती थी। नाउ टैक्सेस, किस टाइप के टैक्स लगाए गए थे? लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स, ठीक है। सबसे मेन सोर्स क्या था? लैंड रेवेन्यू। इट वाज फिक्स्ड बिटवीन 1/4 एंड 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस डिपेंडिंग अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। जितना प्रोडक्शन होती थी उसका 1/4 या 1/6 जो था वो फिक्स था, वो गवर्नमेंट को देना होता था, डिपेंड करता था कि कितनी प्रोडक्शन हुई है। द अर्थशास्त्र ऑल्सो मेंशन इन वाटर टैक्स एंड रोड टैक्स। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द स्टेट इंक्लूड फॉरेस्ट, माइंस, ट्रेड, क्राफ्ट्स एंड customs duties on import. The king also received tributes in kind from different parts of the empire. और टैक्सेस के अलावा किंग को काफ़ी गिफ्ट भी मिलते थे जिसको ट्रिब्यूट का नाम दिया गया था, ठीक है। अब जितनी भी टैक्सेस से मनी कलेक्ट होती थी उसको आर्मी मेंटेन करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए, या बिल्डिंग वर्क बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए स्पेंड किया जाता था। एजुकेशन उस टाइम पर काफ़ी वाइड स्प्रेड थी एंड टीचिंग वॉज मेनली अ जॉब ऑफ ब्राह्मण उस टाइम पर पढ़ाते थे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वर द मेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनी हुई थी जिसमें लोग पढ़ने जाते थे एंड फेमस एजुकेशनल सेंटर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन तक्षशिला, उज्जैन एंड वाराणसी। नेक्स्ट इज आर्मी। The Mauryan army was massive and was commanded by the सेनापति। According to Pliny, a Roman writer, उसने लिखा है चंद्रगुप्त maintained 6 lakh foot soldiers, 30,000 cavalry and 9,000 elephants. Another source tells us that the Mauryans maintained 8,000 chariots. तो well maintained army थी। Next is spy system. The Mauryan king maintained an efficient spy system. Spy system, spies होते थे उस टाइम पर जिसमें ज़्यादातर spies जो थे वो women होती थी, were posted in different parts of the country. They informed the king about the developments within the kingdom and outside, कि आसपास के kingdom में क्या चल रहा है, kingdom के आसपास बाहर क्या चल रहा है, and also about public opinion on important issues. Next is architecture. आर्किटेक्चर कैसी थी उस टाइम पर? मौर्यंस बिल्ट मैनी स्तूपास, विहार्स एंड पिलर। बुद्धिज्म के फॉलोअर होने के कारण मौर्यन एम्पायर में काफ़ी स्तूपास, विहार एंड पिलर्स का निर्माण हुआ। द स्तूपा वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द आर्किटेक्चर। दिस इज स्तूपा, ठीक है, जिसमें से आर्किटेक्चर में सबसे मेन स्तूपा था। इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द एंशियंट फ्यूनरल माउंट्स मेड ऑफ द अर्थ एंड ब्रिक दैट प्रिजर्व द रिमेन्स ऑफ मॉन्क्स एंड अदर इम्पोर्टेंट पर्सन। जो भी ग्रेट पर्सन होते थे या मॉन्क होते थे उनको यहाँ पर बरिड किया जाता था, ठीक है। द स्तूपास एट सांची नियर भोपाल नोन एज द ग्रेट स्तूपा इज द मोस्ट पॉपुलर स्तूपा अमंगस्ट ऑल। किंग अशोका बिल्ट मोर देन 80,000 स्तूपास, stone pillars with beautifully carved animals called capital on top were famous. The most famous pillar is at Sarnath near Varanasi with the 4 lions, ठीक है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट किया है। द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल एम्बलम, दैट इज facing a 4 lions seating back to back and facing the 4 direction, called lion capital of Ashoka, is adopted as national emblem in India. The wheel we find in the middle of our national flag is also taken from the Ashoka edict. उसके अलावा नेशनल एम्बलम इन इंडिया इसको लिया गया है। उसके अलावा जो हमारे नेशनल फ्लैग में मिडल व्हील है, अशोका चक्र है, वो भी अशोकन एडिक्ट से लिया गया है। नाउ डिक्लाइन ऑफ मौर्याज। इतना वास्ट एम्पायर होने के बावजूद कैसे डिक्लाइन हो गया? कैसे डिक्लाइन हो गया? बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ अशोका। अशोका की डेथ के बाद काफ़ी डिसऑर्डर आ गया था एम्पायर में, किंगडम में। हिज सक्सेसर्स वर वीक एंड कुड नॉट हैंडल द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एफिशिएंटली। जो भी नेक्स्ट सक्सेसर आए वो पूरे किंगडम को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। द ह्यूज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी बिकॉज
become a burden on the royal industry. आर्मी इतनी बड़ी थी, उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो गया था. जो एक्सपेंस आर्मी पर खर्च होता था उससे धीरे धीरे पूरे रॉयल ट्रेजरी जो थी वो ख़त्म होती गई. द इन्वेशंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया एडेड टू द अनरेस्ट. उसके अलावा आक्रमण चल रहे थे नॉर्थ वेस्ट की तरफ से. ठीक है. इन 185 BCE द लास्ट मौर्यन रूलर दैट इज भृद्रथ वॉज एसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र सुंगा हु लेटर लेड द फाउंडेशन ऑफ सुंगा डायनेस्टी. और इस तरीके से लास्ट रूलर को सुंगा जो था वो मार देता है. और यहाँ से मौर्यन डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है सुंगा डायनेस्टी, वो हम नेक्स्ट आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स in the annals of history. He spent his life working for the people only. Fine. Now let's recall the chapter. Chandragupta Maurya established the Mauryan Empire on 321 BCE. He was helped by the Chanakya, his minister. Ashoka was the greatest ruler of the Mauryan Empire. Kalinga War was the first and the last war he fought, and the sufferings and the killings of the people in the war had a great impact on his life. Instead of killing people in the out of conquer, they are hurt by following Dhamma. We get a clear picture about the Mauryans through various sources. Among them were the Indica by Megasthenes and Arthashastra by Chanakya, and Buddhist edicts written on pillars and rocks by Ashoka. Army was divided into 6 branches. They were cavalry, ठीक है, infantry, chariots, elephants, transport and navy. Ashoka issued edicts to spread the message of Dhamma. About 50 years after Ashoka's rule, the Mauryan Empire disintegrated and was overthrown by the Sungas. So this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.